हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है विलियन, और ये चल रहे हैं उस चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, और जो न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं परासरण दाब से संबंधित। तो जो भी न्यूमेरिकल लिए गए हैं वो सभी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 17 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर यहाँ दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 17 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान लिख लेते हैं, तापमान T इजिकल टू कितना है 17 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसे यहाँ पर केल्विन में बदलना ज़रूरी है। तो 17 प्लस 273 इजिकल टू कितना आ जाएगा 290 केल्विन। कहता है सुक्रोज के 1.75 ग्राम को 150 मिलीलीटर जल में घोला गया। तो ये जानकारी हमें मिलती है कि हमने क्या करा है कि 150 मिलीलीटर जल था, 150 मिलीलीटर जल में ये था 150 मिलीलीटर जल, और 150 मिलीलीटर जल में हमने सुक्रोज घोली है। क्या घोला है? सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज होती है चीनी, और कितनी घोली है 1.75 ग्राम घोली है। ठीक है, तो ये हमारा विलय हो जाएगा। भाई सही तो घोला जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा विलय पदार्थ, और ये हो जाएगा विलियन का आयतन, क्योंकि 150 मिलीलीटर जल में घोल रहे हैं तो इतना ही विलियन बनेगा। तो विलियन का जो आयतन है, विलियन का आयतन कितना मिल पा रहा है हमें? विलियन का आयतन, विलियन का आयतन जो मिल पा रहा है वो मिल पा रहा है 150 मिलीलीटर, लेकिन हमें ये लीटर में चेंज करना ज़रूरी है। तो 150 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15/100 लीटर। अब हम देखते हैं और क्या है। अब हमारे पास है सुक्रोज जो कि विलय पदार्थ है, तो इसके इतने ग्राम हमें दिए गए हैं। देखते हैं सुक्रोज के बारे में। और सुक्रोज क्या होती है? चीनी, और चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। तो इसकी जो ग्राम में मात्रा है वो हमें दी है, ग्राम में मात्रा कितनी दी है इसकी? 1.75 ग्राम। क्या आप मुझे चीनी का अणुभार बता सकते हैं? चीनी का अणुभार मैंने पिछले किसी सवाल में भी निकलवाया था। तो चीनी का अणुभार होता है 342 होता है, 342। फिर भी एक बार निकाल के हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से निकलेगा। तो चीनी का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। कार्बन का होता है 12, और कितने कार्बन है? 12 ही है, तो 12 गुणा 12। हाइड्रोजन का होता है 1, और कितने हाइड्रोजन है? 22, तो 1 गुणा 22। ऑक्सीजन का होता है 16, और कितनी ऑक्सीजन है? 16, तो 12 गुणा 12 आ गया 144, ये 22 और ये 176। तो इन सब चीज़ को जोड़िएगा तो जोड़ के आ जाएगा 342। ठीक है, तो चीनी का जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 342। इससे क्या निकल जाएंगे? इससे निकल जाएंगे चीनी के मोल निकल जाएंगे, सुक्रोज के मोल निकल जाएंगे, मोलों की संख्या निकल जाएगी। तो विलय के मोल निकल जाएंगे, विलय के मोल निकाल लेंगे हम लोग। विलय के मोल इजिकल टू कितनी है? क्या है फॉर्मूला? ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार, ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार, यही फॉर्मूला है। तो ग्राम में मात्रा कितनी है? 1.75 ग्राम है, और अणुभार कितना है? 342 है। तो अब हमें निकालना है परासरण दाब। क्या निकालना है? परासरण दाब। तो परासरण दाब का फॉर्मूला क्या है? परासरण दाब का फॉर्मूला है, परासरण दाब का फॉर्मूला था P इजिकल टू CST। ठीक है, P इजिकल टू CST। C क्या था? मोलर सांद्रता, जिसका फॉर्मूला क्या था? मोलों की संख्या अपॉन आयतन। एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा परासरण दाब वाली। तो परासरण दाब का फॉर्मूला क्या था? P इजिकल टू CST, जहाँ पे C क्या था? मोलर सांद्रता, जिसे हम बोलते हैं मोलों की संख्या बटे आयतन। तो मोलों की संख्या हमने निकाल रखी है। मोलों की संख्या कितनी निकाल रखी है? 1.75 अपॉन 342 अपॉन आयतन भी हमने निकाल रखा। आयतन कितना है? 15/100 गुणा S क्या है? S है विलियन स्थिरांक। ठीक है, एस क्या है? विलियन स्थिरांक, जो कि हमें एग्जाम में सवाल में दे दिया जाता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे दिया हुआ ये रहा, यहाँ आर लिख दिया, ये आर भी ऐसी ही है।
ये 0.0821। तो S की वैल्यू हमें दी है 0.0821 और T है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना था 290 केल्विन। तो ये 1100 कहाँ पहुँच जाएगा सबसे ऊपर और ये 15 आ जाएगा यहाँ। तो 1.75 इंटू 1000 पहुँच गया सबसे ऊपर, सॉरी 1000 कह रहा 100 पहुँच गया सबसे ऊपर अपॉन 342 और ये 15 आ गया यहाँ और साथ में कौन है 0.0821 इंटू 290। अभी कैलकुलेट है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सॉल्व करनी होगी तभी हो पाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन सॉल्व कीजिएगा, जो भी आंसर आता है इसका वो मुझे बताइएगा। और जो हमारा परासरण दाब निकलेगा वो परासरण दाब किस चीज़ में निकलेगा, वो परासरण दाब निकलेगा वायुमंडल में। किसमें होगा, वायुमंडल में। कैलकुलेशन आप इजीली करिएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग सवाल कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये था हमारा पहला सवाल। परासरण दाब का एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ किस किस तरीके से करा। सबसे पहले हमने टेम्परेचर देखा, कितना है टेम्परेचर है 290 केल्विन। 17 डिग्री सेल्सियस दिया था, 17 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो 290 केल्विन। फिर देखेंगे कि विलयन का आयतन कितना है। तो विलयन का आयतन है 150 मिलीलीटर, जिसे कि हमने 1000 से डिवाइड किया और ये बन गया है 15/100 लीटर। उसके बाद हमने देखा विलय पदार्थ क्या था, तो सुक्रोज था। सुक्रोज यानी कि चीनी, यानी कि C12H22O11। ग्राम में मात्रा इसकी कितनी है 1.75 ग्राम है। अणुभार इसका होता है 342, निकालना आपको बता दिया है। फिर हम निकालेंगे इसके मोल। क्या निकालेंगे, इसके मोलों की संख्या निकालेंगे। ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। विलय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला इतनी बार यूज होगा कि ये आप भूल नहीं पाओगे, चाह के भी नहीं भूल पाओगे। ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, तो ग्राम में मात्रा कितनी थी 1.75 ग्राम और अणुभार कितना था 342। उसके बाद हम परासरण दाब का फॉर्मूला रखते हैं P = CST। C का फॉर्मूला खोलेंगे, मोलों की संख्या बटे आयतन, और फिर जो जो डिजिट है उन्हें रखते चले जाएंगे, आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये सन 2016 में आया है। इस तरह के सवाल पेपर में काफ़ी आते हैं, तो देखते हैं क्या सवाल है। कहता है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर दे दिया T = 27 डिग्री सेल्सियस, जिसमें कि हमें क्या करना होगा 27 में 273 जोड़कर इसे केल्विन में चेंज करना होगा। तो ये आ गया 300 केल्विन। कहता है 2% यूरिया विलयन, 2% यूरिया विलयन। अब यहाँ ये चीज़ समझने की है कि जो कह रहा है कि 2% यूरिया विलयन, क्या कह रहा है 2% यूरिया विलयन। अब लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि इसमें हमें ये नहीं बताया है कि यूरिया विलयन भार अनुसार है या आयतन अनुसार है। परसेंटेज दो तरह की होती है ना, एक होती है भार अनुसार और एक होती है आयतन अनुसार। तो अगर कभी कोई जिक्र ना हो तो वो फिर आयतन अनुसार ही मानी जाती है। ठीक है, अगर कहीं हमें ये क्लियर ना हो कि ये भार अनुसार है या आयतन अनुसार है तो फिर वो किस हिसाब से मानी जाती है, आयतन अनुसार मानी जाती है। कैसी मानी जाती है, आयतन अनुसार। और आयतन अनुसार जब मानते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए परसेंट का मतलब 100 है, तो विलियन का जो आयतन है, विलियन का आयतन वो कितना होगा 100। और क्यों कह रहे हैं विलियन का आयतन 100 होगा, 100 मिलीलीटर होगा, क्योंकि सवाल चल रहा है परसेंटेज पे। और 100 मिलीलीटर का मतलब क्या हो गया, इसे 1000 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पे किस में बदल जाएगा, लीटर में, तो यह आ जाएगा 0.1 लीटर। और फिर इसमें जो यूरिया है, यूरिया कितना घुला हुआ है, तो यूरिया घुला हुआ है 2 ग्राम। कितना घुला हुआ है 2 ग्राम। यूरिया की मात्रा वो कितनी है 2 ग्राम। क्या हमें यूरिया का अणुभार मालूम है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है, का अणुभार। वैसे तो 60 होता है, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ यूरिया का अणुभार, क्योंकि आपको निकालना पड़ेगा एग्जाम में। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या है, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। पहले एक काम कीजिए, इनको सबको एक साथ लीजिए, एक एन कितनी हो गई 2, 2 हाइड्रोजन कितने हो गए 4, C और O। नाइट्रोजन का होता है 14 और 14 गुणा 2, हाइड्रोजन का होता है 1 गुणा 4, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16।
तो 14 दूनी 28, 4 एकम 4, 12 और 16, इन सबको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 60। तो यूरिया का अनुभार कितना है 60। अब निकाल लेते हैं यूरिया के मोल। यूरिया के मोल, और मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार। तो ग्राम में मात्रा कितनी है, ग्राम में मात्रा है 2 ग्राम और अणुभार कितना है 60, तो यह आ गया 1/30। ठीक है। अब हम देखते हैं परासरण दाब का फॉर्मूला। तो परासरण दाब का फॉर्मूला क्या था, परासरण दाब P = CST, और C का फॉर्मूला खोलना पड़ता है हमें। तो C क्या है, मोलों की संख्या बटे आयतन। ठीक है। अब है N मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या कितनी आई है 1/30 आई थी मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या रखिए 1/30। विलेन का आयतन कितना आया था, विलेन का आयतन आया था 0.1 गुणा S। S है विलेन स्थिरांक, जो कि हमें दे दिया जाएगा, विलेन स्थिरांक कितने रखा 0.082, और T क्या है टेम्परेचर, तो वो है 300 केल्विन। ठीक है। तो ये 0.1 कहाँ जाएगा, ये 0.1 कहाँ, इसके नीचे एक मान लीजिए, तो ये 0.1 आ जाएगा यहाँ 30 के साथ। ठीक है, किसके साथ आ जाएगा 30 के साथ। तो 1 गुणा 0.082 गुणा 300, और बटे में कौन चल रहा है 30। ठीक है, और इसके साथ आ गया 0.1। तो आप इसे कैलकुलेट कीजिए, और कैलकुलेट करके जो भी परासरण दाब आता है वो निकाल लीजिए। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन सन 2016 में आया था, आसान सा सवाल है, कोई इतना टिपिकल नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल लगभग वैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, ये सन 2018 में आया है। कहता है किस ताप पर, तो यहाँ हमसे टेम्परेचर पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा है, किस ताप पर, यानी कि कितने टेम्परेचर पर। तो यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात पूछी जा रही है कि कितने तापमान पर ग्लूकोज का, यानी यहाँ जो पदार्थ जो घोला जा रहा है वो कौन सा पदार्थ है, ग्लूकोज है। और कह रहा है 5% वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आया ना, तो यानी कि आयतन अनुसार, वेट बाय वॉल्यूम यानी ये सांद्रता है इसकी। विलयन जो है 7 वायुमंडल का परासरण दाब उत्पन्न करता है, यानी हमें परासरण दाब दे दिया। परासरण दाब कितना है 7 वायुमंडल का। कितना परासरण दाब है 7 वायुमंडल का परासरण दाब है। और पदार्थ कौन सा है, ग्लूकोज, और सांद्रता कितनी है, तो देखते हैं ग्लूकोज का 5% W/वेट सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, आयतन तो 100 मिलीलीटर हो जाएगा, परसेंट है ना, तो आयतन 100 मिलीलीटर लिखा जाएगा। आयतन हो गया 100 मिलीलीटर, जिसे कि हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर लेंगे, और ये किसमें बदल जाएगा लीटर में, यानी आ गया 1/10 लीटर। अब यहाँ ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, तो ग्लूकोज की मात्रा है 5 ग्राम। 5 ग्राम कहाँ से पता चला भाई, 5% है ना, तो यानी कि 100 मिलीलीटर में 5 ग्राम घुला हुआ है। ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए पहली बात तो, तभी हम लोग अणुभार बता पाएंगे। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो इसका अणुभार निकाल लेते हैं एक बार, कितना अणुभार है इसका। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था C6H12O6। तो कार्बन का है, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, और कितने कार्बन है 6। हाइड्रोजन का होता है 1, और कितने हाइड्रोजन है 12। ऑक्सीजन का होता है 16, और कितने हाइड्रोजन है, और कितने ऑक्सीजन है 16। तो 12 छिंग 72 प्लस 12 इसके आ जाएंगे, और 16 छिकम 96 इसके आ जाएंगे। तो सब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 180। तो ग्लूकोज का जो अणुभार है, ग्लूकोज का अणुभार कितना है 180। अब हम निकाल लेते हैं ग्लूकोज के मोल। ग्लूकोज के मोल, तो ग्लूकोज के मोल कैसे निकालेंगे, ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार। तो ग्राम में मात्रा कितनी है, ग्राम में मात्रा है 5 ग्राम, और अणुभार कितना है 180। चलिए अब लिखते हैं परासरण दाब का सूत्र। तो परासरण दाब का फॉर्मूला क्या है, P = CST। यहाँ पर C का फॉर्मूला खोलना पड़ता है हमें, N/V। N क्या है, मोलों की संख्या है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ हमें परासरण दाब तो निकालना नहीं, वो तो उन्होंने दिया हुआ है, हमें निकालना है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। तो P × V
V यहाँ आ जाएगा, N अपॉन में आ जाएगा और S भी अपॉन में आ जाएगा। तो ये टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला बनेगा, टेम्परेचर T इज इक्वल टू PV अपॉन NS। ठीक है, ये टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला बन रहा है। तो अब टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला बन गया है, तो अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। क्या क्या वैल्यूज़ हैं, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। तो फॉर्मूला क्या बना टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला बना है T इज इक्वल टू PV अपॉन NS। P क्या था, परासरण दाब, तो परासरण दाब कितना है, 7 वायुमंडल। V क्या है, आयतन, तो आयतन कितना है, 1/10 लीटर। तो आयतन हो गया 1/10 अपॉन N क्या है, मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या है 5/180 और S क्या है, विलियन स्थिरांक है। तो विलियन स्थिरांक की वैल्यू कितनी दी है, ये दी है 0.0821। तो अब 180 पहुंचेगा सबसे ऊपर और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ। तो 7 गुणा 1 गुणा 180 ये पहुंच गया सबसे ऊपर और ये दोनों पहुंचेंगे 10 के साथ। तो 10 गुणा 5 गुणा 0.0821। तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके जो भी टेम्परेचर आता है वो टेम्परेचर किस में आएगा, केल्विन में। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर आता है या जो हम रखते हैं वो केल्विन में होता है। बाद में आप उसमें से 273 घटा लेंगे और बाद में उसे फिर सेल्सियस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आता है ये, या मैं कर देता हूँ कैलकुलेट इसे, कितना है ये। तो ये आ रहा है 306.9 केल्विन। तो लगभग 307 केल्विन मान लेते हैं इसे, 307 केल्विन। और फिर अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम लोग 307 में से 273 घटा देंगे और फिर जो बचता है, कितना बचेगा, फिर ये बचेगा हमारे पास 34। तो 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाता है हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल जैसे पिछले सवाल करा रहे हैं, ये सवाल आपको खुद करना है। तो एक बार इसे देख लेते हैं क्या है इसमें। इसमें टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है इसमें 30 डिग्री सेल्सियस। उसे आप केल्विन में चेंज कर लीजिएगा 30 डिग्री सेल्सियस को। 3% यूरिया है। 3% यूरिया का मीनिंग मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 3% यूरिया का मतलब क्या हो गया, 3% यूरिया का मतलब है कि आयतन तो कितना है, 100 मिलीलीटर है। ठीक है, जिसे कि 1000 से डिवाइड करके इसमें बदल लेंगे लीटर में। और 3% यानी यूरिया की जो मात्रा है, यूरिया की जो मात्रा है वो कितनी है, 3 ग्राम है। और यूरिया का अणुभार अभी मैंने पिछले किसी क्वेश्चन में निकलवाया था, 60 होता है, आप निकाल लीजिएगा और आगे सवाल कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये सब क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये सब बोर्ड में आए हुए एग्जाम में, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। कहता है एक पदार्थ के, अब पदार्थ कौन सा पता नहीं है। अभी तक तो जो थे सबके नाम आ रहे थे, कोई ग्लूकोज था, कोई यूरिया था, यहाँ कुछ नहीं पता कौन सा पदार्थ है। एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि 45 ग्राम 1 लीटर में घुले हुए हैं। तो कितनी स्पष्ट सी बात है, इतनी स्पष्ट बात है कि आयतन हमें पता चल गया विलियन का। विलियन का आयतन कितना है, 1 लीटर। कैसे पता चल रहा है 1 लीटर है, प्रति यानी कि प्रत्येक, यानी कि 1 लीटर में 45 ग्राम घुले हुए हैं। यही तो मीनिंग पता चल रहा है। जब यहाँ बटे में आ गया है, प्रति का मतलब बटा, बटे में आ गया है लीटर, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना है, 1। तो 45 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि हर एक लीटर में, प्रत्येक लीटर में, 1 लीटर में 45 ग्राम घुले हुए हैं। तो पदार्थ की मात्रा, तो आयतन हो गया 1 लीटर और पदार्थ की मात्रा कितनी है, पदार्थ की मात्रा है 45 ग्राम। और टेम्परेचर जो हमें बताया है वो बताया है 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर लिख देते हैं हम, टेम्परेचर T इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। इस 20 में हम 273 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 293 केल्विन। ठीक है, कहता है इतना परासरण दाब, पर परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है। परासरण दाब हमें दे दिया है, परासरण दाब P इक्वल टू 3.2 वायुमंडल। तो परासरण दाब भी हमें दे दिया है।
विलियन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। यानी कि इस बार हमसे विलियन स्थिरांक s पूछा जा रहा है। अणुभार हमें बताया है 342, तो पदार्थ का अणुभार भी बता दिया है। पदार्थ का अणुभार 342। बताइए 342 किस पदार्थ का होता है अणुभार? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 342 किस पदार्थ का अणुभार है? तो चूंकि हमें पदार्थ की मात्रा भी पता है, अणुभार भी पता है, तो हम पदार्थ के मोल निकाल लेते हैं। पदार्थ के मोल, क्या फॉर्मूला है मोलों का? ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार। तो ग्राम में मात्रा कितनी है? 45 ग्राम, और अणुभार कितना है? 342। चलिए फॉर्मूला रखते हैं परासरण दाब का। तो परासरण दाब का फॉर्मूला क्या है? P = CST। C क्या है? मोलर सांद्रता, जिसका फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या बटे आयतन। यहाँ हमें निकालना क्या? परासरण दाब तो निकालना नहीं, यहाँ तो हमें निकालना विलियन स्थिरांक। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं। V मल्टीप्लाई में जाएगा P के साथ, और N अपॉन में आएगा, और T भी अपॉन में आएगा, बचेगा S। तो S के लिए फॉर्मूला क्या बन गया है? S के लिए फॉर्मूला बन गया है PV/NT। ठीक है, तो P है परासरण दाब जो कि कितना दिया? 3.2। V है आयतन जो कि कितना है? 1 लीटर है। N है मोलों की संख्या जो कि कितनी है? 45/342 है। और T है टेम्परेचर जो कि कितना है? 293 है। ये 342 सबसे ऊपर जाएगा। 342 कहाँ जाएगा सबसे ऊपर? तो 3.2 × 1 × 342, और अपॉन में क्या चल रहा है? 45 × 293। तो इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद वैसे कैलकुलेशन है, देखिए एग्जाम में कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो इसे सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करके जो भी आंसर आता है वो आप यहाँ लिखिए कि S = इतना। और मात्रक क्या होगा S का? मात्रक बना लीजिए। P है दाब, दाब का मात्रक क्या है? वायुमंडल। V है आयतन, आयतन का मात्रक है लीटर। N है मोल, और T है टेम्परेचर यानी कि केल्विन। तो ये हो गया इसका मात्रक। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ परासरण दाब के सवाल। बाकी कुछ सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, जो कि आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।